हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स और उनकी एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक एविडेंस की तरह एडमिसिबल माना जा सकता है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये बताई गई है एविडेंस एक्ट में। तो सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की। वो बताता है कि कब किस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को हम एडमिसिबल मान सकते हैं। अब सेक्शन 65B का ही सब क्लॉज 4 जो है वो सर्टिफिकेशन की बात करता है। तो सब क्लॉज 4 के हिसाब से जब भी आप किसी एविडेंस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ एविडेंस कोर्ट में आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके साथ साथ आप एक सर्टिफिकेट भी लाओगे। इस सर्टिफिकेट में बेसिकली आप बताओगे कि आपने किस तरीके से इस एविडेंस को प्रोड्यूस किया है, मतलब आप ये रिकॉर्ड्स कहाँ से लाए हो, एंड दिस इज जस्ट अ वे टू रैटिफाई दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अब मेन क्वेश्चन यही बन जाता है कि सेक्शन 65B सब क्लॉज 4 में जो ये रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है या नहीं। मतलब अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या सिर्फ इसी बेसिस पे हमारी वो जो एविडेंस है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट रोल क्यों ना प्ले करती हो हमारी प्रोसीडिंग्स में। तो अब हमारे प्रेजेंट केस अर्जुन पंडित राव कोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव में हमारी 3 जज बेंच जस्टिसेस RF नारिमन, S रविंद्र भट्ट और V रामा सुब्रमण्यम, इन तीनों ने यही डिसाइड किया कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या नहीं। अब एक 3 जज बेंच को इस चीज़ को डिसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले 2 अलग-अलग केसेस, एक जो कि 3 जज बेंच का ही था और एक जो कि 2 जज बेंच का था, उन दोनों ने डिफरिंग ओपिनियन दिए थे। तो हमारे 3 जज बेंच जजमेंट अनवर PV वर्सेस PK बशीर में ये बोला गया था कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर रहे हो तब आपको सेक्शन 65B के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसके अंदर ये सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट आता है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? तो बेसिकली एक होता है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। जब आप जिस चीज़ में वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने किसी फ़ोन से किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करी है, तो जब आप अपना फ़ोन ही प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में कि आप लीजिए इस फ़ोन को और इस फ़ोन की गैलरी में जाके वीडियो को देख लीजिए, तो ये हो गया प्राइमरी एविडेंस। पर जब आप उस फ़ोन से वो वीडियो अपने लैपटॉप में डाल रहे हैं और फिर वहाँ से आप अपनी पेन ड्राइव में करके कोर्ट में लेके जा रहे हैं पेन ड्राइव को और कह रहे हैं कि अब आप इसके थ्रू प्रोजेक्टर में देख लीजिए इस वीडियो को, तो अब वो वीडियो बन गई सेकेंडरी एविडेंस। तो जब जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके आपने वो जो पर्टिकुलर एविडेंस है उसको कलेक्ट किया है वो प्राइमरी एविडेंस होती है, और जब आपने उसको किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो तब वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगी। तो अब इस अनवर PK वर्सेस PK बशीर केस में यही बोला गया कि जब भी आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसके साथ एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा 2 जज बेंच केस था वो था शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पर सीन ऑफ क्राइम था, वहाँ की वीडियोग्राफी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस की तरह प्रोड्यूस करी थी। बट जिस डिवाइस से ये पूरी वीडियोग्राफी हुई थी वो डिवाइस पोजेशन में ही नहीं था पर्टिकुलर पर्सन के। जब पार्टी के पोजेशन में ही नहीं है डिवाइस तो पार्टी फिर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाई। तो अब कोर्ट ने कहा कि जब जो भी पार्टी है जिसके पास पोजेशन ही नहीं है डिवाइस का, जैसे मान लीजिए किसी और के कैमरे से कोई रिकॉर्डिंग हुई है और वो रिकॉर्डिंग फिर आपके पास आ गई व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं से भी, और आपने वो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर दी, तो अब आपके पास तो डिवाइस है नहीं जिससे वो रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सर्टिफिकेट लाओगे या नहीं लाओगे? क्योंकि सर्टिफिकेट तो यही चेक करता है कि हाँ डिवाइस सही है या नहीं है, अच्छे से जो भी है वो वीडियो वो सही है या नहीं है, और उसी के बेसिस पे सर्टिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब पार्टी के पोजेशन में ही नहीं है डिवाइस तो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने 65B क्लॉज 4 की जो ये रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, उसको निगलेक्ट कर दिया और कहा उसके बावजूद भी हम जो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इन्होंने एविडेंस की तरह प्रोड्यूस किया है हम इसको एडमिसिबल मान लेंगे। अब इसी वजह से ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया और इस वजह से ये वाला जो प्रेजेंट केस है इसको एज अ रेफरेंस लाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि अब आप फाइनली डिसाइड करिए कि 65B क्लॉज 4 की ज़रूरत है या नहीं है।
तो अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें बोली। पहली ये कि अगर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका जो प्राइमरी डिवाइस है, अगर आप उसी प्राइमरी डिवाइस को ले आ रहे हो, मतलब कि आप प्राइमरी एविडेंस ला रहे हो और सेकेंडरी एविडेंस नहीं, तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है 65B क्लॉज 4 के तहत वो ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, अगर आप जो विटनेस बॉक्स में आ रहे हैं और तब आप अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड है, तो तब आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात कोर्ट ने ये बोली कि शफ़ी मोहम्मद के केस में जो उन्होंने सर्टिफिकेशन को बाईपास किया था वो गलत था और उन्होंने शफ़ी मोहम्मद के केस को ओवर रूल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये मान लें कि जिस इंसान के पास डिवाइस ही नहीं है तो वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा, इस तरीके से हम उसको ही जो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वो बेचारा कहाँ से सर्टिफिकेशन लाएगा, ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर जो रिक्विजिट पर्सन है जिसके पास एक्चुअल में वो डिवाइस है, हम उसको समन कर सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट इशू करवाइए और वो सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो जो पार्टी है जो कि सीक कर रही है सर्टिफिकेट को, उसी को उस थर्ड पार्टी को अप्रोच करना चाहिए जिसके पास ओरिजिनल डिवाइस है और उनसे सर्टिफिकेट निकलवाना चाहिए। पर अगर वो इंसान तब भी पार्टी की बात नहीं सुन रहा है, तब पार्टी कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकती है और कोर्ट तब डायरेक्ट करेगा रिक्विजिट सर्टिफिकेशन के प्रोडक्शन होने पे। मतलब वो समन करेगा कि इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को आप प्रोड्यूस करिए और उसके लिए जो भी वो थर्ड पार्टी होगी वो आएगी और वो रिक्विजिट सर्टिफिकेट देगी। इसके बावजूद भी कोर्ट ने बोला कि अगर कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि तब भी थर्ड पार्टी अगर नहीं दे रही है, तो बिना सर्टिफिकेट के भी हम उस एविडेंस को मान लेंगे और उस एविडेंस के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जनरली तो जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है ये एक प्री कंडीशन है। मतलब जब आप अपना कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही आपको सर्टिफिकेशन भी लेकर आना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब जज अपने हिसाब से, मतलब कि कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा और एप्रोप्रिएट केसेस में ये कह सकता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट है वो किसी लेटर पॉइंट इन टाइम पे हो। कोर्ट ने नोट डाउन किया कि जनरली क्रिमिनल केसेस में कभी भी ये लेटर पॉइंट इन टाइम को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में प्रोसीडिंग्स हमेशा एविडेंस के हिसाब से चलती हैं। तो इस वजह से जब भी आप एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप उसका सर्टिफिकेशन भी लाइए। पर तब भी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एक कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है और बाद में उस सर्टिफिकेशन को प्रोड्यूस करने का टाइम या स्लॉट दे सकता है। पर हाँ, वो डिस्क्रिशन कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अकॉर्डेंस विद लॉ के साथ साथ। तो इसके साथ ही कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि 65B क्लॉज 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, लेकिन जस्ट फॉर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ला रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट ने एक्चुअल में शफ़ी मोहम्मद के केस को ओवर रूल किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप थर्ड पार्टी को भी समन कर सकते हैं और उससे भी ये सर्टिफिकेशन ला सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो थर्ड पार्टी के पास है वो डिवाइस, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सर्टिफिकेशन को बाईपास कर लें। तो यही था आज का केस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।